कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है पशुपालन। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत प्रथम स्थान पर अपना परचम लहरा रहा है और ये संभव हो पाता है पशुपालकों की सूझबूझ और उनकी कड़ी मेहनत से। बरसात के दिनों में कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, इसी पर आधारित है हमारा आज का ये कार्यक्रम। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। कुक्कुट पालन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही केंद्र सरकार। शानदार अध्यापन के लिए NDRI के वैज्ञानिक को ICAR पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में औषधि और सुगंधित पौधों का रकबा बढ़ा और गन्ने की पैदावार के लिए यूपी के किसानों में आई जागरूकता। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा गुप्ता। अब खबरें विस्तार से। देश में कुक्कुट पालन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कुक्कुट समेत सभी पशुधन के क्षेत्र में सतत वृद्धि और विकास करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश में कुक्कुट पालन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कुक्कुट परिसंघ के एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कुक्कुट समेत सभी पशुधन के क्षेत्र में सतत वृद्धि और विकास करना है। उन्होंने कहा कि देश में अंडा उत्पादन 2014-15 के दौरान करीब 5% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 78 बिलियन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ कुक्कुट मांस का उत्पादन 3 मैट्रिक टन के लगभग अनुमानित है। कृषि मंत्री श्री सिंह ने कहा कि 2015-16 में कुक्कुट उत्पादों का निर्यात 768 करोड़ रुपए के करीब है। कुक्कुट उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। कुक्कुट उत्पादन न सिर्फ भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजन का जरिया बना हुआ है, बल्कि ग्रामीण गरीबों को पोषणीय सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कुक्कुट पालन और संबंधित क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यक्रम में कई सुविधाएं देकर इसे बढ़ाने की दिशा में लगातार सक्रिय है। अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय समय पर पुरस्कार देकर उनका एवं दूसरे साथियों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता एवं देश उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। देश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं मीडिया कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 16 जुलाई 2016 को ICAR के 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर पुरस्कारों से सम्मानित किया। इसी श्रेणी में शानदार अध्यापन कार्य के लिए NDRI करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार सिंह को भारत रत्न डॉक्टर C सुब्रमण्यम अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। अपने कार्यों के बारे में डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने बताया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2015 में मुझे भारत रत्न डॉक्टर C सुब्रमण्यम विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है और इस कार्य जो शिक्षण कार्यक्रम में मुझे विशिष्ट योगदान जो मैंने दिया है यहाँ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद में, ख़ासतौर पे मैं खाद्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान विषय से रिलेटेड संबंधित सब्जेक्टों में मैं स्नातक और जो PhD के छात्र होते हैं उनको मैं शिक्षण कार्य करता हूँ, उनको मैं उनके थीसिस में मार्गदर्शन देता हूँ और उसके अलावा मैंने उनके टीचिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लेबोरेटरीज़ हैं, इनका विकास काफ़ी कुछ किया है। साथ ही साथ मैं सिर्फ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद ही नहीं बल्कि कई और भी विश्वविद्यालय हैं जहां पर मैं एक विजिटिंग प्रोफेसर की तरह जाकर काम मैंने किया है और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के एक एरस्मस मुंडस प्रोग्राम में मैं एज ए विजिटिंग प्रोफेसर की तरह भी मैंने वहां पे जाके 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप की मानी हुई, उन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने शिक्षण कार्य किया है 3 महीने के लिए। और उसके अतिरिक्त मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने जो काम किया है उनकी तकनीकियाँ उनको हम लोगों ने स्थानांतरित किए हैं, जो उनको इंडस्ट्रीज़ ने उनको अडॉप्ट किया है। उसके अलावा अभी मेरा सारा काम काफ़ी कुछ फोकस है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड है और मैं यहाँ का बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट है उसका मैं इंचार्ज भी हूँ और यहाँ पर हम युवा लोगों के लिए कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ ही साथ उन प्रोग्रामों के जरिए कैसे वो रोज़गार में लेके जाएं, तो इंक्यूबेशन के तहत उनको यहाँ पर हम अपने प्लांट और मशीनरी भी प्रोवाइड करते हैं और जिससे कि अपना वो रोज़गार कर सकें, उनको बैंक से लोन दिलाना और इस तरह के कई सारे काम हम साथ में करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का रुझान परंपरागत फसलों के स्थान पर औषधीय पौधों का उत्पादन की ओर हो रहा है।
फायदे का सौदा साबित होने के कारण छत्तीसगढ़ में औषधि और सुगंधित पौधों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार कोशिश के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों में परंपरागत फसलों के स्थान पर औषधि और सुगंधित पौधों के उत्पादन की ओर रुझान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया कि प्रदेश में औषधि और सुगंधित पौधों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इस साल अच्छी बारिश के चलते किसानों ने औषधीय पौधों के रोपण में खासी दिलचस्पी दिखाई है। इन पौधों का उत्पादन बढ़कर 84,000 मैट्रिक टन पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है कि इन पौधों के उत्पादन में बढ़ती किसानों की रुचि का मुख्य कारण अच्छा मुनाफा है। एलोवेरा, खश, सफेद मूसली, अश्वगंधा, लेमन ग्रास जैसे औषधि और सुगंधित पौधों की आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां सबसे बड़ी खरीदार हैं, जो किसानों को इनका अच्छा मूल्य देती हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन द्वारा भी किसानों को इन पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान औषधि खेती को तेजी से अपना रहे हैं। गन्ना हमारे देश की एक प्रमुख कैश क्रॉप है। उत्तर प्रदेश देश का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ के युवा किसान गन्ने की पैदावार में अधिक रुचि लेने लगे हैं। ऐसे एक किसान जो उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सहारनपुर में ग्राम भदड़ के सोमपाल पुंडीर ने हमारे संवाददाता को बताया। मेरा नाम सोमपाल पुंडीर है, गांव भरना खेमचंद, और मैं गन्ने की नई नई प्रजातियों की खेती करता हूं, जिसमें 8436, 0238, 0239 ये अगेती किस्में हैं। और ये जो एक किस्म आई है 098-014 जो जल भराव क्षेत्र में भी कामयाब होती है, लंबी बढ़ती है काफ़ी तेज़। तो मैं कई बार इनमें ट्रेनिंग सेंटर में भी गया हूँ, गन्ना संस्थानों में गया हूँ, तो वहाँ से मुझे टेक्निक का पता लगता है। लेकिन अब की बार नई टेक्निक हो रही है पिछले साल से, ट्रेंच विधि, वो अक्टूबर में बोई जाती है। उसमें सहफसली हो जाती है, 4 फुट की लाइन से बनती है इसमें दूरी। अब की बार सोच रहा हूँ मैं इसमें कुछ ये भी नई टेक्निक अपना देखूँ, उससे ईल्ड इतनी आती है कि इन तक 2 गुनी 2.5 गुनी आती है। जैसे मान लो अमूमन 50-60 क्विंटल का प्रति बीघा आता है, तो उसमें 150-200 तक पहुँच जाता है, जो पूरी टेक्निक से किया जाए काम। और गन्ने की जो अच्छी अच्छी प्रजातियाँ हैं उनके लगाते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास 36, 14-098 और एक है 32-34, वो बिरली की है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। देश के मैदानी भागों, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर पूर्वी भागों, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के कई इलाकों में भी बारिश होने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के ज्यादातर भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे व कुछ स्थानों पर बरसात होने का अनुमान है। नहीं, और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आजकल बरसात जोरों पर है। जहां खेतों में रिमझिम बरसात के साथ हरियाली छाई हुई है, वहीं पशुधन की इस वक्त खास देखभाल करने की जरूरत होती है, क्योंकि गाभिन भैंसों और गायों का ये ब्यात का समय होता है। साथ ही बीमारियों का भी खतरा रहता है।
ऐसे में बेहतर दुग्ध उत्पादन और पशुओं की अच्छी सेहत के लिए कैसे करें पशु प्रबंधन, आइए देखते हैं कार्यक्रम के इस अंश में। आज की घटती जोत, बढ़ती आबादी और कृषि के घटते उत्पादन में किसान को कृषि से जुड़े व्यवसाय अपनाने होंगे। इसमें पशुपालन व्यवसाय पुराने समय से ही किसान करते आए हैं। इस समय पशुपालन व्यवसाय भी काफ़ी महंगा होता जा रहा है, क्योंकि पशुओं की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः आवश्यक हो जाता है कि किसान अपने पशुओं की देखभाल भली भांति से करें। बरसात के इस मौसम में क्या कुछ करें प्रबंधन ताकि मिले भरपूर उत्पादन, आइए लेते हैं जानकारी डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव से, जो कि NDRI करनाल के निदेशक हैं। बरसात का जो मौसम चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, इस मौसम में क्या क्या सावधानियां हमारे पशुपालकों को रखनी चाहिए ताकि उनके जानवर बहुत अच्छे हेल्थ में रहें और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा रहे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये वो पीरियड है जिसमें हमारे जितने भी दुधारू जानवर हैं, चाहे गाय है चाहे भैंस है, उसको हरा चारा प्लेंटी में मिलता है, बहुत हरा चारा मिलता है। जब हरा चारा अच्छा मिलता है तो जानवर की हेल्थ अच्छी रहेगी। जानवर की हेल्थ अच्छी रहेगी तो जानवर साइकिल में, जानवर जो गर्मी में आता है वो गर्मी में आता है, और ओवरऑल डेयरी सेक्टर का, लाइवस्टॉक सेक्टर का जो प्रगति है वो इस पीरियड में बहुत होता है। हम लोग जो कहते हैं कि फ्लश पीरियड हमारा जो डेयरी सेक्टर का है वो ग्रीन फॉडर इसी पीरियड में हम लोग देखने को मिलता है। कुछ मोटी मोटी बातें हैं कि बरसात में हरा चारा मिलता है, एक बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ बहुत सारे कीटाणु जीवाणु भी हरे चारे पे इस मौसम में होते हैं, जिसको हम लोग पेट वाले कीटाणु कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में या तो सिस्टोड बोलेंगे, या तो निमेटोड बोलेंगे, या तो ट्रिमेटोड्स बोलेंगे, जिसमें एस्केरेसिस होता है, फैसियोला होता है। माने पेट के जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी जीवाणु हैं, वो इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा जानवरों के अंदर में होते हैं। उसका कारण है कि बरसात जब होती है वो ब्रीडिंग सीजन कीटाणुओं जीवाणुओं का भी होता है, वो ब्रीड करते हैं फीड फाडर पे और वो फिर जानवर कंज्यूम करता है, तो ये बीमारी होती है। तो मैं सबसे पहले सलाह दूंगा कि इस पीरियड में हर एक जानवर का जो कीड़े मारने वाली दवाई है, पेट के कीड़े मारने वाली दवाई है, ये ज़रूर दें। किसी वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके कौन सा दवाई देना है वो डॉक्टर बताएंगे कि एल्बेंडाजाल देना है, कि थायबेंडाजाल देना है, कि पिप्राजीन देना है। जो भी दवाई डॉक्टर बताते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवाई इस पीरियड में जानवरों को ज़रूर देना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है छोटे बछड़े बछड़ियों, कटड़े कटड़ियों को, क्योंकि उनकी इसी कीड़े के वजह से मौत भी हो जाती है। इनकी जो छोटे बच्चों की मौत होती है गाय भैंस में, वो कीड़े की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी भी, चूँकि पानी इस समय बरसात हो रही है, गंदा पानी आता है, नाले का पानी आता है, सब में मिट्टी मिली होती है, उसमें भी कीटाणु जीवाणु, पेट के कीड़े, चमड़ी के कीड़े सारे उसमें मिले रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में जो हम जानवरों को पानी पिलाएं वो साफ़ पानी हो, वो बरसाती नाले का पानी ना हो, उसमें कोई कीड़ा ना हो। बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि जो किसान बरसात के महीने में पानी को छान करके पिलाते हैं, किसी पतले कपड़े से छान करके पिलाते हैं, तो जो पेट वाले कीड़े होते हैं उनके अंडे भी निकल जाते हैं, तो उससे भी बचाव मिल जाता है। तो ये चारे के साथ साथ पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हरा चारा बरसात के मौसम में बहुतायत में मिलता है। इसकी अधिकता होने के कारण किसान अपने पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा देने का प्रयत्न करते हैं। पशुओं को पौष्टिक भोजन व सूखा चारा देना जरूरी है। पशुओं को मिनरल मिक्सचर व दाना आदि सही मात्रा में दें ताकि पौष्टिक उत्पादन के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बना रहे। तीसरा, हम लोग जनरली ये गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि जानवर को हरा चारा बहुत मिल रहा है तो उसके साथ हम सूखा चारा, कंसंट्रेट या मिनरल मिक्सचर देना कम कर देते हैं या नहीं देते हैं। किसानों को ये सोचते हैं कि हरा चारा मिल रहा है तो उनका सारा पौष्टिक की ज़रूरत पूरी हो रही है। ये सही बात नहीं है। हरा चारा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ सूखा चारा, खली और मिनरल मिक्सचर भी देना चाहिए।
अगर खाली जानवर को हरे चारे पे रखेंगे तो जानवर को डायरिया लग जाता है, उसका पेट खराब हो जाता है और सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पशु घर का विशेष ध्यान रखते हुए साफ व स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग तो हमेशा बात करते हैं कि जानवरों को गर्मी से कैसे बचाया जाए। हमारे शेल्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट जितने हैं, हम लोग हमेशा बताते हैं कि इस तरीके का शेड होना चाहिए ताकि जानवरों को गर्मी कम लगे। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जानवरों को बरसाती पानी से भी बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह हम लोगों ने गांव में देखा कि जानवर पानी में भीग रहे हैं, पेड़ के नीचे खाली अपने आप को छुपा के बैठे हैं। वो अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। तो जानवर को जब भी बरसात हो उसको एक अच्छे शेड में जानवरों को बांध के रखना चाहिए ताकि जानवर पानी में भीगे नहीं। अगर वो बरसाती पानी में भीगते हैं तो उनको और भी बीमारियों का खतरा होता रहता है। बहुत दुधारू जानवर हैं, इस समय उनका दूध गिर भी जाता है हरा चारा होने के बावजूद भी, क्योंकि इस समय जो ह्यूमिडिटी होती है, जो गर्मी होती है, वो दूध के लिए भी काफ़ी अच्छी नहीं होती है, तो उनका दूध का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो ये भी देखें कि अब जब ह्यूमिडिटी है तो जानवर को हवादार जगह पे बांधें, या उसको जो हम लोग हमारे शेड के जानवर हैं उनको पंखे का इंतज़ाम करें। इस समय कूलर काम नहीं करता है तो कूलर की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि जानवरों को एक अच्छा एम्बियंस मिले और वो दूध का प्रोडक्शन कर सकें। देखा जाता है बरसात के मौसम में पशुओं में ब्यात खुलता है। अधिकतर गाभिन गाय भैंसे इन्हीं दोनों में ब्याती हैं। ब्यात के इस समय पशुओं की विशेष देखभाल रखनी पड़ती है तथा खान पान भी पौष्टिक देना होता है। ये हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो बफलो है उसको हम शाही ब्रीडर कहते हैं, और वो ज़्यादातर गर्मी में आती है। वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के उस महीने में गर्मी में आती है, तो उसी समय गाभिन होती है। तो ये जो सितंबर का महीना, अगस्त सितंबर का महीना है, या जिसको हम लोग हिंदी में सावन भादो कहते हैं, इस महीने में भैंसों में स्पेशली सबसे ज़्यादा ब्यात होता है। माने जो गर्भवती भैंसें होती हैं, जो गर्भ धारण किए रहती हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी महीने में, सावन भादों के महीने में ही ब्याती हैं। तो बच्चे का रखरखाव कैसे करना है इसका भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा भैंस ब्याह रही है, दूसरी तरफ पानी में कीड़े हैं, फाडर में कीड़े हैं, पेट के कीड़े हैं, और इस पेट के कीड़े से बच्चों की मौत भी होती है। तो बच्चों का स्पेशली बहुत ध्यान रखना। अब हम कुछ अगर हम बहुत ज़रूरी बातें देखें तो जो 6 हफ्ते का समय होता है, 3 हफ्ता ब्याने से पहले और 3 हफ्ता ब्याने के बाद। अगर हम लोग कहते हैं कि भादों में भैंस ज़्यादा ब्याती है तो आज से ही समझ लीजिए कि उसका ब्याने के पहले वाला 3 हफ्ता शुरू हो गया और ब्याने के 3 हफ्ता बाद। तो जो टोटल 6 हफ्ते का पीरियड होता है वो किसी भी गाभिन गाय या भैंस के लिए, या ब्याने वाली गाय भैंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी, बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। इस पीरियड में गाय भैंस को बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा रख रखाव, बहुत अच्छा निगरानी की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली बरसात के मौसम में तो हमें इन चीज़ों से बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ऐसे केस होते हैं कि बरसात में सांप बहुत निकलते हैं जो कि जानवरों के शेड में घुस जाते हैं, और कई ऐसे आप अगर देखेंगे, पूरा एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो गाय भैंस में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट का केस इसी महीने में होता है, इसी बरसात के महीने में होता है। तो इससे भी ध्यान रखें कि जानवर के शेड में कोई सांप ना आए, चारों तरफ से बंद करके रखें, निगरानी रखें, ताकि स्नेक बाइट के केसेस भी ना हों। जो 6 हफ्ते का हमने क्रूशियल पीरियड बताया कि अच्छा रख रखाव करें, अच्छा खान पान दें, अच्छा मैनेजमेंट करें, उसमें जो नवजात बच्चे हैं, बछड़े बछड़ियाँ, कटड़े कटड़ियाँ, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सा फार्मूला है कि आधे घंटे के अंदर किसी भी नवजात बछड़े बछड़ी, कटड़ा कटड़ी को माँ का पहला दूध निकाल करके उसे पिलाना ज़रूरी है। उस माँ के दूध में सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। तो ये तो सबसे पहले काम करें कि जैसे बच्चा का ब्यात हुआ, माँ का दूध जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी निकाल करके बच्चे को पिला दें। चूँकि बच्चा अपने से नहीं पिएगा उस समय, तो उसका मुंह खोल करके उसे पिलाना पड़ता है। दूसरा, आप ये देखें कि 2 घंटे के अंदर बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए, दौड़ने लगना चाहिए, चलने लगना चाहिए। अगर नहीं ऐसा है तो बछड़ा बछड़ी के पैर में मसाज करके, मालिश करके उनके पैरों में थोड़ी शक्ति ले आएँ, ताकि बछड़ी अपने आप से भागने लग जाए। ये ध्यान रखें।
तीसरी बात जो है ब्याने के बाद कभी कभी या ज़्यादातर टाइम आप कह लीजिए जो जीर जानवर नहीं निकालता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है। ज़्यादातर किसान भाई ज़बरदस्ती उसके साथ करते हैं, खींच करके निकालना चाहते हैं। ये एक गलत तरीका है। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बहुत हल्का अगर खींच करके वो जीर निकल जाता है तो निकाल देना है, नहीं तो फिर किसी डॉक्टर से मिल करके उसको निकलवाना है। अगर आप बहुत ज़ोर लगा के निकालेंगे तो जो बच्चेदानी है उसमें घाव बन जाता है और फिर वो गाय या भैंस जल्दी गर्मी में नहीं आती है। बच्चा ब्याने के बाद हम लोग नेबल कार्ड काटते हैं, बहुत ध्यान से इसे काटना चाहिए। कभी भी पुराने ब्लेड से या पुराने चाकू से नेबल कार्ड नहीं काटना चाहिए। उस नेबल कार्ड से माँ और बच्चा जुड़ा रहता है बच्चेदानी में। जब वो पैदा होता है तो देखें कि 5-7 इंच छोड़ करके बाकायदे नए ब्लेड से, नए चाकू से उसको काटें। टिंचर आयोडीन या कोई और चीज़ एंटीसेप्टिक लगा करके ठीक से उसको बांध करके तब बछड़े को भी छोड़ें या बच्चे को भी छोड़ें और माँ को भी छोड़ें। इन चीज़ों का आप ध्यान अगर रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का, तो ब्याने के बाद जो ज़्यादातर परेशानियाँ होती हैं उससे हम बच सकते हैं। एक बीमारी बहुत कॉमन है जिसको मिल्क फीवर कहते हैं। जो गाय या भैंस ज़्यादा दूध देगी उसको मिल्क फीवर होने के उतने ही ज़्यादा चांस हैं। तो आप ये देखिए कि ब्याने के बाद अगर भैंस या गाय अपने आप नहीं उठ सकती है तो उसका किसी डॉक्टर से टेस्ट करवा के मिल्क फीवर का उसका इलाज करवाएं ताकि वो गाय या भैंस जल्दी खड़ी जाए। अगर डिजीज़ डायग्नोस हो गई तो उससे तुरंत जानवर खड़े हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। इन दिनों में, इस पीरियड में एक बीमारी भी बहुत ज़्यादा आती है हमारे किसानों के जानवरों के हर्ड में, जिसको हम मुँह पका खुरपका कहते हैं। कभी कभी ये मुँह पका खुरपका गला घोटू बीमारी के साथ आती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इस पीरियड में अपने सारे हर्ड का, अपने सारे जानवरों का मुँह पका खुरपका और गला घोटू बीमारी से वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये मैं सारे अपने किसान भाइयों को और अपने सारे पशुपालकों से यह आग्रह करता हूँ। विज्ञान के इस युग में अगर आप अपने पशुओं का पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार विशेष ध्यान रख पाएंगे तो अपनी गाय, भैंस और शिशु पशुओं को स्वस्थ रख पाएंगे और ले पाएंगे उनसे स्वच्छ व पौष्टिक उत्पादन। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आज के कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आप कृषि दर्शन में देख पाएंगे वर्षा जल संचयन के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।